नमस्कार साथियों। कल हमने सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण इस टॉपिक पर चर्चा की थी, जिसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय करवा चुका हूँ। और इसके आगे आज हम पढ़ेंगे सरल दंड आरेख। हालांकि कल एक एग्जाम्पल को हमने हल किया था, आज दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन था कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से एक सरल दंड आरेख बनाइए, जिसमें था भारत में लिंग अनुपात 1901 से 1981 तक। इस तरह वर्ष दिए रखे हैं। 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या है। 1901 में 972, 1911 में 964 था, 1921 में 955, 1931 में 950, 1941 में 945, 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 935। इस प्रकार से ये आंकड़े हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि इस सारणी के अंदर अनुपात के आंकड़ों को वर्षों के अनुसार लिखा गया है। अनुपात का जो आंकड़ा है उसको वर्षों के अनुसार लिखा गया है। अतः आरेख में भिन्न भिन्न वर्षों के दंडों को सारणी में दिए गए क्रम में ही बनाना ये भी आवश्यक हो गया। अब ऊपर बतलाई गई विधि के अनुसार, यानी कल हमने जो पढ़ा था उस विधि के अनुसार भिन्न भिन्न वर्षों के लिंग अनुपातों के बराबर ऊंचे दंड खींचे। वर्षों के वर्ष मतलब नीचे वर्ष लगाएंगे। आप ये डायग्राम में समझ जाएंगे इस बारे में। इसके अंदर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि जिस प्रकार से ये जो सरल रेखा है, इसके ऊपर ये रेखा है, उसके बाद में कि भिन्न भिन्न वर्षों के लिंग अनुपातों के बराबर ऊंचे दंड खींचे। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए। इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो हमें खींचने हैं। अब देखो, इस चित्र में मापनी की रेखा को शून्य के थोड़ा ऊपर खंडित कर दिया गया है। जैसे ये रेखा है और ये रेखा है, तो यहाँ से थोड़ा सा खंडित कर दिया जाता है इसको, क्योंकि मापनी में शून्य का चिन्ह प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। अतः जब दिए हुए सभी पद मूल्य बड़े बड़े हों तथा उनमें अंतर अधिक न हो, तो स्थान बचाने एवं दंडों को अधिक शुद्धतापूर्वक ऊंचे बनाने के लिए मापनी की रेखा को खंडित करके उसके अनावश्यक चिन्हों को निकाल देते हैं। अब इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार बनेगा। ये देखिए, नीचे वाली जो रेखा है उसके अंदर हम ये जैसे 1901 है, 1911 है, 1921 है, 1931 है, इस प्रकार उसके अंदर देख करके बनाते हैं। सबसे पहले बनाने का जो इसका फार्मूला होना चाहिए वो है कि हम एक सीधी सरल रेखा खींचेंगे और इस प्रकार से खींचेंगे। उसके बाद में इस साइड के अंदर फीमेल्स पर 1000 मेल्स ये लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ से 0 से लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको कट दिखाएंगे। फिर जैसे 1901 के अंदर 972 है और 1900 सबसे तो यहाँ लिखेंगे 1901, फिर 1902, 1911, 1921, 1931। उसके अंदर हम फिर ये देखेंगे कि 1901 के अंदर 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी। उसको हम डायग्राम के इसके ऊपर जैसे इस थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देंगे और डिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा फिर खींच के और यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर हम 1920 लगा देंगे, 1930 लगा देंगे, 920, 930, 940 है, 950 है, 960 है, 970 है, 980 है ना। इस प्रकार से बना देंगे। और जैसे 901 के अंदर 972 था, 911 में 964 है ना। फिर 921 के अंदर है 955 है, 931 के अंदर 950 है, 941 के अंदर 945 है। इस प्रकार से हम एक निश्चित दूरी रखते हुए इन आंकड़ों को इनको बनाएंगे। और फिर अंत के अंदर
हम इनको पेंसिल की सहायता से या कोई कलर की सहायता से इसको हम कलर कर देते हैं इनके अंदर। इस प्रकार से कलर कर देंगे और नीचे लिख देंगे चित्र सरल दंड आरेख। इस प्रकार से हम ये बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था इसका मिश्रित दंड आरेख। सरल दंड आरेख हो गया, अब मिश्रित दंड आरेख देखो, कंपाउंड बार डायग्राम। मिश्रित दंड आरेखों के द्वारा आंकड़ों के कुल योग तथा उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे आरेख बनाने के लिए पहले सरल दंड आरेख की भांति किसी मूल्य के कुल योग के बराबर लंबा स्तंभ बनाते हैं और स्तंभ बनाने के बाद में इसके पश्चात इस स्तंभ को उस मूल्य के दिए हुए उप विभागों के अनुपात में विभाजित करके प्रत्येक खंड में संकेत के अनुसार रंग या छाया भर देते। यदि आरेख में स्तंभों की संख्या एक से अधिक है तो सभी मूल्य स्तंभों में मूल्यों के उप विभागों का क्रम एक समान होना चाहिए, जिससे एक स्तंभ के खंडों की दूसरे स्तंभ के खंडों से सफलतापूर्वक तुलना की जा सके। इसी प्रकार यदि आरेख में केवल एक स्तंभ है तो उसमें उप विभागों के मूल्यों को अवरोही क्रम में दिखलाना अच्छा माना जाता है और मिश्रित दंड आरेख को प्रविभाजित दंड आरेख यानी सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी कहा जाता है। इसका अगर हम देखें एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझें तो देखिए, भारत में लोहा इस्पात उत्पादन 1978 से 79 ये है लाख टन में। भारत में लोहा इस्पात उत्पादन 1978-79 ये लाख टन के अंदर आंकड़े हैं। इधर प्लांट है, इधर सिलिका है, विक्रय योग्य इस्पात है, कच्चा लोहा है, इसका योग है। इसको अब ये आंकड़े आप अच्छी तरह से देख लेना। अब चित्र 3 की भांति पहले किसी उचित मापनी पर विभिन्न प्लांटों के कुल लोहा इस्पात उत्पादन को साधारण दंड आरेख के द्वारा प्रकट कीजिए। इसके बाद में आरेख के प्रत्येक स्तंभ में संबंधित प्लांट के विभिन्न प्रकार के लोहा इस्पात उत्पादनों की मात्राओं को खंड बनाकर प्रदर्शित कीजिए। सभी स्तंभों में लोहा इस्पात के प्रकारों के प्रदर्शन का क्रम एक समान होना आवश्यक है। संकेत के अनुसार स्तंभों के विभिन्न खंडों में छाएं या रंग भरिए। आरेख पर उसका शीर्षक लिखिए। इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले क्या करें इसमें देखिए, सबसे पहले अपना एक सीधी सरल रेखा इधर खींचेंगे और इसको हम अंकित करेंगे 0, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 15, 20, 25, 30, 5-5 का अंतर करते हुए लास्ट 70 तक इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में एक थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ रखना है और जैसे सबसे ज़्यादा इसका है इसको का वो है 61.3 है, तो उसके हिसाब से अपन पेंसिल की सहायता से एक सीधी सरल रेखा खींच देते हैं और उसको कम से कम आधा सेमी के आसपास इस प्रकार कर देंगे। उसके बाद में देखेंगे इसमें ये इंडेक्स है ना, इनकोट स्टील कहने का मतलब है सिलिका इस्पात है, फिर है विक्रय योग्य इस्पात है, ये विक्रय योग्य इस्पात हो गया, ये सिलिका इस्पात हो गया, ये पिग आयरन हो गया, कच्चा लोहा हो गया। इस प्रकार के इंडेक्स में इसके अनुसार ही हम इसको ये बनाएंगे। भाई ये जो है पिग आयरन कितना है, तो लगभग यहाँ तक पिग आयरन है। उसके बाद में विक्रय योग्य है स्टील है, उसके बाद में सिलिका है और इसको हम इस प्रकार से कर देंगे। और आगे वाले हैं जो उसको भी हम इस प्रकार से कर देंगे। आगे देखिए, तो इस प्रकार से हम ये बना लेंगे, ये बना लेंगे, ये बना लेंगे, ये बना लेंगे और हम इस प्रकार से सारे मिश्रित दंड आरेख बना सकते हैं। ये है प्लांट वाइज प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंडिया 1978-79।
तो ये आज का था भारत में लौह इस्पात उत्पादन मिश्रित दंड आरेख किस प्रकार से बनाना है, क्या बनाना है, ये सारा हमने समझा दिया। एक सूचना और थी कि एमए प्रवेश जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल है उसके अंदर ऑडियो सेक्शन के अंदर कॉपीराइट क्लेम आने की वजह से उसका ऑडियो म्यूट है, तो उसको थोड़ा आराम से देख करके सावधानीपूर्वक आप बना सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी के कुछ जो पार्ट्स हैं, जो क्वेश्चन है लास्ट के अंदर वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उसका जो टॉपिक है, जो यही टॉपिक है जो हम अब ले रहे हैं इसको साथ में, कि सांख्यिकी निरूपण आंकड़ों का निरूपण है, उन्हीं आंकड़ों को या उन्हीं टॉपिक को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल के ऊपर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। आगे हम पिरामिड आरेख पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसे साधारण पवनारेख हैं, प्रकीर्ण आरेख हैं, उसके बाद में वर्षा परिक्षेपण आरेख हैं, और फिर आ जाएगा अपना द्विम आरेख। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ आगे। तब तक के लिए नमस्कार।